मॉर्निंग बच्चों, मैं एस.एन. वर्मा, सहायक शिक्षक प्लस 2 हाई स्कूल बुनियादी क्लास 10 के बच्चों के लिए भूगोल विषय में हम लोग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं चैप्टर का जो दूसरा भाग है, एपिसोड है, उसको हम लोग आज देखेंगे। तो अपने अपनी कॉपी कलम निकाल लें, सामने रख लें। मैंने इसके पहले वाले एपिसोड में यदि आपने देखा होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि हम लोगों ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं में परिवहन के साधनों का क्या महत्व है और परिवहन के 3 प्रमुख साधन जो है, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन में से स्थल परिवहन के 2 भागों की चर्चा हम कर चुके हैं। 2 भाग मतलब सड़क मार्ग और रेल मार्ग। तो स्थल परिवहन में एक बच जाता है। हम वहीं से आज इस दूसरे एपिसोड की चर्चा करना प्रारंभ करते हैं, जो है पाइपलाइन। पाइपलाइन के बारे में आपने सुना होगा, देखा भी होगा। जो बच्चे शहरी क्षेत्र के हैं वो निश्चित रूप से, और अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी पाइपलाइन कहीं न कहीं देखने को मिल जाता है। पहले इसका उपयोग पेयजल को पहुंचाने में किया जाता है। आप देखेंगे यदि आप शहर के क्षेत्र में रहते हैं तो शहरों में जल आपूर्ति, पीने के लिए जल की आपूर्ति पाइप के माध्यम से की जाती है, घरों सब घर घर तक। लेकिन वर्तमान समय में इस पाइपलाइन के माध्यम से अन्य वस्तुओं की भी आपूर्ति की जाने लगी है, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं, जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति जो है पाइपलाइन के माध्यम से करने से इसकी जो सबसे बड़ी जो विशेषता बन रही है वो ये है कि पेट्रोलियम पदार्थ को जब ट्रकों से टैंकरों में भर करके या रेलवे टैंकरों में भर करके लाया जाता था तो समय बहुत लगता था और इसमें उसकी ये क्या बोल सकते, बर्बादी भी होती थी बहुत। जैसे कभी टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो सारा पेट्रोलियम पदार्थ बह जाता, लोग लूट लेते थे। या कहीं पेट्रोलियम पदार्थ को ले जाने वाला गाड़ी बीच रास्ते में अटक गया किसी कारण से, तो लोग आसपास से जो है उसकी चोरी कर लेते थे, तो इससे उसकी बर्बादी होती। तो पाइपलाइन के माध्यम से उसकी आपूर्ति करने से उसकी बर्बादी भी कम हो गई और परिवहन लागत भी बहुत कम है। इसलिए आज पाइपलाइन के माध्यम से इस तरह की जो है वस्तुओं की आपूर्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में, कम खर्च में और आसानी से किया जाने लगा है। भारत में अगर देखें तो इसमें 3 क्षेत्र जो है पाइपलाइन परिवहन से जुड़े हुए हैं, जिसमें है ऊपरी असम से जो पेट्रोलियम पदार्थ निकाला जाता है, डिगबोई, असम का डिगबोई क्षेत्र से, वहां से निकाल करके इसको रिफाइनरी तक पाइपलाइन के माध्यम से, जैसे असम से ये निकाल करके उत्तर प्रदेश में मथुरा रिफाइनरी तक इसको अंदर पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाता है। वहां से फिर ये रिफाइन होकर के तेल डिपो में जाता है, फिर वहां से उसकी आपूर्ति की जाती है। दूसरा है गुजरात में सराया से बीरमगांव, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक भी इस तरह का पाइपलाइन बिछा हुआ है, जहां गुजरात में जो ये क्या बोलते हैं
जहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ निकाला जाता है, वहां से इन पेट्रोलियम पदार्थ को विभिन्न रिफाइनरियों में भेजा जाता है। और तीसरा है गुजरात से ये गैस पाइपलाइन, जिसमें गुजरात से लेकर के विजयपुर, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, गुजरात के हजीरा से लेकर के विजयपुर के रास्ते जगदीशपुर तक एक गैस पाइपलाइन बिछा गया, जहां पर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाती है। तो पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन एक बहुत ही सस्ता और सुलभ साधन है। अब बड़े बड़े महानगरों में तो ऐसी व्यवस्था है कि जो हम लोग एलपीजी सिलेंडर में भर के किचन में लाते हैं उपयोग के लिए, वह वहां पर सिलेंडर भरने का समस्या नहीं है। वहां पर उसके किचन तक पाइप के द्वारा ही गैस की आपूर्ति कर दी गई है। एक मीटर लगा दिया गया है घर के अंदर, और महीने में वो कितना गैस खपत करते हैं उसका एक बिल आ जाता है, और उस बिल का पेमेंट करना होता है। और इस तरह से गैस की बचत होती है, बर्बादी, रिफिल में जो गैस की बर्बादी होती थी उसकी बचत होती है, समय की बचत होती है। तो इस तरह से इसको हम लोग देख सकते हैं कि यह काफी लाभदायक है। और हम लोग दूसरे जो साधन है जल परिवहन, उसके बारे में जानेंगे। अभी तक हम लोगों ने पहले साधन स्थल परिवहन के बारे में चर्चा की, अब हम लोग चर्चा करेंगे जल परिवहन। वाटर वे, जल परिवहन सदियों से चला आ रहा है। आदिम काल से जब सभ्यता का विकास हुआ उस समय से ही सबसे पहले लोगों ने जल परिवहन, जल को ही अपना एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने का जरिया बनाया, वस्तुओं को ले जाने के लिए, सामान को ले जाने के लिए। और इसका अभी भी काफी प्रचलन है। यह अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो सबसे सस्ता है तीनों साधनों में से। सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन से यह सस्ता है। सस्ता होने का कारण क्या है? इसमें हमें मार्ग बनाने का कोई खर्च नहीं उठाना पड़ता, इसमें मार्ग नहीं बनाना। कुछ चीजों को अपवाद के रूप में छोड़ दिया जाए, जैसे नहरों को निर्माण करके भी जल परिवहन को संचालित किया जाता है, नहरों का निर्माण करके। तो जो प्राकृतिक मार्ग है, जैसे नदी है, सागर है, समुद्र है, वहां पर जहां पर हमें मार्ग बनाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, वहां पर इसकी लागत बहुत कम है, खर्च जो परिवहन का लागत बहुत कम होता है। तो इसका प्रचलन जो सदियों से है, यह दो तरह का भारत में प्रचलित है। एक आंतरिक जल परिवहन जो देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए विभिन्न नदियों को जलमार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और दूसरा है समुद्री परिवहन, जो भारत का जो विदेशों के साथ व्यापार होता है वस्तुओं का, वह हम समुद्री परिवहन के द्वारा करते हैं, समुद्री मार्ग के द्वारा करते हैं। तो हम लोग इसको देखेंगे। पहले लोग देखेंगे आंतरिक जल परिवहन जो है, जो हमारे देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक शहर से दूसरे शहरों तक जाने का जो सस्ता माध्यम है, उसमें आंतरिक जल परिवहन का बहुत बड़ा योगदान है। तो भारत के अंदर इस तरह के बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर आंतरिक जल परिवहन किया जाता है। तो भारत में मुख्य रूप से ऐसे तो बहुत सारे हैं, जिस तरह से नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया, नेशनल हाईवे नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे। तो यहाँ पर जल परिवहन के क्षेत्र में भी उसको एक नंबर दिया गया है, जिसको हम लोग राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, ऐसे करके 4, 5, 6, 7 बहुत सारे हैं। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण है वो 3 जिसका जिक्र हमारी किताब में किया गया है, पाठ्य पुस्तक में किया गया है, वह है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1,
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो हल्दिया से लेकर के इलाहाबाद तक 1620 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया यानी पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के निकट हल्दिया है, वहां से लेकर उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के बीच 1620 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है और यह जलमार्ग गंगा नदी में है। ठीक है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा नदी पर स्थित हल्दिया से इलाहाबाद के बीच 1620 किलोमीटर। दूसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 यह है सदिया और भूरी के बीच 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी पर, यानी ब्रह्मपुत्र नदी के दो छोर पर दो स्थान है जिसमें एक का नाम सदिया और दूसरे का नाम भूरी है। इन दोनों के बीच 891 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जिसे 2 के नाम से संबोधित किया गया स्थित है। और तीसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 ये भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, वह है केरल में। केरल का जो पश्चिमी तटीय नहर है कोट्टायम से लेकर के कोम्मान तक, कोट्टापुरम से लेकर केरल के पश्चिम में कोट्टापुरम से कोम्मान तक जिसकी लंबाई है 205 किलोमीटर। तो ये 3 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित है सरकार के द्वारा, जिसका जिक्र हमारे पाठ्य पुस्तक में है। इसके अलावा भी बहुत सारे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या है जिसमें 4, 5, 6, 7 लेकर के काफी नंबर तक है, लेकिन उसमें से जो 3 महत्वपूर्ण था जिसका जिक्र हमने यहाँ किया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जल परिवहन भी परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है और यह तुलनात्मक रूप से सस्ता भी है। सस्ता होने का कारण जो है कि इसमें माल बनाने का व्यय नहीं आता, माल बनाने में कोई खर्च नहीं होता है, इसलिए सुलभ है। बट लेकिन इसके जो है डिमेरिट इसको कर सकते हैं कि इसमें समय थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि इसमें स्पीड कम होता है इसलिए समय थोड़ा लगता है। और खास करके जो भारी भरकम वस्तुएं होती है उसको ढोने के लिए जलमार्गों का सहारा लिया जाता है। ये हुआ आंतरिक जलमार्ग। अब हम लोग उसको समुद्री मार्ग के द्वारा भी जो भारत का व्यापार होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं भारत का विदेशी व्यापार, उसका 95% हिस्सा जो विदेशों से होता है उसमें 95% विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग के द्वारा होता है, जिसके लिए भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में जिसकी लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा की लंबाई गुजरात में खंभात की खाड़ी से लेकर के पश्चिम बंगाल में हल्दिया तक, जो इस तरह से हम लोग इसका अगर मैप में देखें तो यहां से लेकर के
यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है वह 7516.6 किलोमीटर। और इन स्थानों के बीच में प्रमुख समुद्री पत्तन, बहुत सारे समुद्री पत्तन है, जिसमें 12 प्रमुख हैं और 181 छोटे एवं मझोले किस्म के समुद्री पत्तन स्थापित हैं, जिनकी मदद से भारत का विदेशी व्यापार किया जाता है। और यह कुल व्यापार का 95% हिस्सा इस समुद्री मार्ग के रास्ते संभव होता है भारत में। तो यहाँ पर बहुत सारे पत्तनों के बारे में लोग जानेंगे, जिसमें अगर पश्चिम से शुरू करते हैं तो गुजरात में कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, ये उसके बाद है गोवा में मार्गागांव बंदरगाह, उसके बाद है केरल में कर्नाटक में न्यू मंगलोर बंदरगाह, फिर केरल में कोच्चि बंदरगाह, पूर्वी किनारे पर तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह, उड़ीसा में पारादीप और पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह और उसके नजदीक हल्दिया बंदरगाह। ये सारे जो है तटवर्ती क्षेत्र में जो मुख्य मुख्य बंदरगाह का जिक्र किया 12, उसमें ये है। इसमें सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, जो अरब सागर में स्थित है। यहां से प्रत्येक दिन लाखों टन माल का आवागमन होता है। इसी के नजदीक यह जब अधिक व्यस्त रहने लगा मुंबई बंदरगाह, तो इसी के नजदीक में जवाहरलाल नेहरू पोताश्रय की स्थापना की गई, बंदरगाह बनाया गया है। तो वहां से भी वह भी बहुत बिजी रहता है। तो इस तरह से हमारा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित विभिन्न बंदरगाहों के द्वारा जलमार्ग के माध्यम से विदेशों के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान, खरीद बिक्री होता है और यह परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है। अब हम लोग जानेंगे दूसरा साधन, तीसरा, जिसको हम लोग कह सकते हैं वायु परिवहन है। एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट वर्तमान समय का सबसे तीव्रतम परिवहन साधन है। इसमें दो तरह के वायु सेवाएं भारत में प्रचलित है। एक देश के अंदर, जिसको हम लोग घरेलू विमान सेवा के नाम से जानते हैं, और दूसरा एक देश से दूसरे देशों के बीच जो होता है वह होता है अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। तो इसके अंदर हम दो तरह के विमान सेवा का जिक्र करेंगे। पहला और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। घरेलू विमान सेवा और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा में विभिन्न प्रकार की वायुयान या वायु सेवा देने वाली कंपनियां कार्यरत है। घरेलू विमान सेवा में मुख्य रूप से इंडियन एयरलाइंस और इनकी अनुषंगी विमान कंपनियां जो है वह सेवाएं प्रदान करती है। जैसे अपने देश के अंदर हमको कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना हो तो इंडियन एयरलाइंस का विमान या कुछ प्राइवेट निजी कंपनियां भी विमान सेवा चलाती है, जिसमें पवन हंस,
जेट एयरवेज, इंडिगो एयरलाइंस वगैरह वगैरह है। तो ये सारी विमान कंपनियां जो है वो घरेलू विमान सेवा प्रदान करती है। लेकिन जब हमें एक देश से दूसरे देश में जाना हो तो ये सेवाएं वहां पर हमें नहीं दे पाती है, तो उसके लिए हमें दूसरी कंपनी जो एयर इंडिया है उसका सहारा लेना पड़ता है। तो एयर इंडिया क्या है, वह अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा उपलब्ध कराती है। तो हम लोग देखते हैं कि वर्तमान समय में यह परिवहन का बहुत ही तीव्र साधन है, लेकिन दूसरी बात है कि यह बहुत खर्चीला है, महंगा है, लेकिन समय बहुत कम लगता है। तो समय के मामले में सबसे यह तीव्रतम फास्टेस्ट मीन्स है, माध्यम है कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में। तो इसका भी खास और इसकी एक बड़ी विशेषता है कि इसमें भी मार्ग बनाने का कोई खर्च नहीं होता, लेकिन यह महंगा है क्योंकि इसमें ईंधन की खपत बहुत ज्यादा होती है और इसका उपयोग उन क्षेत्रों में सुगमता से किया जाता है जहां पर सड़कें और रेल मार्ग बनाना संभव नहीं है और जल मार्ग का भी कोई साधन उपलब्ध नहीं है। वैसे क्षेत्रों के लिए ये हवाई सेवा या विमान सेवा बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। खास करके हम लोग देखते हैं पूर्वोत्तर के जो है राज्य, वहां पर कम्युनिकेशन का माध्यम बहुत कम है, संचार ये आवागमन की जो सुविधा है वह कम है क्योंकि वह पहाड़ी इलाका है, दुर्गम जंगल है। तो उन क्षेत्रों में सड़कें बनाना या रेल मार्ग बनाना थोड़ा सा कठिन कार्य है, तो उन क्षेत्रों के लिए जो है सेवा बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि भारत में 3 तरह के जो परिवहन साधन है, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन, इन सब का रोल जो है वह देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करने में काफी है। तो हम लोग फिर एक बार फोकस कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था से इसका क्या कनेक्शन है, अर्थव्यवस्था से इसको क्या लाभ है। तो अर्थव्यवस्था का मतलब यहाँ हम लोग इस संदर्भ में देखें कि कोई भी वस्तुएं जो हमारे पास उपलब्ध नहीं होती है तो उनको हमारे तक लाने में परिवहन के साधन की आवश्यकता पड़ती है, तभी जाके वो चीजें हम तक पहुंच पाती है। या फिर ये है कि यहाँ अगर कोई वस्तु प्रचुर मात्रा में है और किसी दूसरे क्षेत्र में उसकी जरूरत है, मांग है, तो वहां तक उन वस्तुओं को पहुंचाने के लिए परिवहन के जो साधन है उसकी हमें सहायता लेनी पड़ती है। तो जो प्रचलित 3 साधन है, स्थल, जल और वायु, उन्हीं में से किसी को चुनते हैं और वहां तक उन वस्तुओं को पहुंचाते हैं। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था को हमें गति मिलती है, मजबूती मिलती है और जिसमें कि हम लोग उसके जीवन रेखा के रूप में इसको हम लोग जानते हैं कि जब परिवहन के साधन नहीं होंगे तो अर्थव्यवस्था भी क्या हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी, सुचारू रूप से चल नहीं पाएगी। इसलिए परिवहन का साधन होना आवश्यक है। आपने भूगोल की जो कक्षा है, किसी भी स्थान पर उद्योगों की स्थापना के लिए कौन कौन से कारक होने आवश्यक है, उसमें भी परिवहन के साधनों का जिक्र आया है कि बिना परिवहन के साधन के किसी भी स्थान पर उद्योग को हम संचालित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब परिवहन का साधन नहीं होगा, रोड का, रेलवे का साधन उपलब्ध नहीं होगा, तो हम वहाँ ना तो तैयार कच्चे माल को फैक्ट्री तक पहुंचा पाएंगे और न ही फैक्ट्री से तैयार माल को बाजार तक पहुंचा पाएंगे। इसलिए परिवहन के साधनों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है अर्थव्यवस्था में। अब हम लोग जानेंगे इसका दूसरा जो लाइफलाइन है वह है संचार के साधन। ठीक है, संचार यानी कम्युनिकेशन मीन्स हम अपनी बात को दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं, संवाद का ट्रांसफर या संवादों का स्थानांतरण
एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे किया जाता है, इन्हीं को जानने के लिए हम लोग जानेंगे संचार सेवाओं के बारे में। तो ये दूसरा माध्यम हो गया संचार सेवा। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन या संचार के माध्यम। तो संचार के माध्यम में हम लोग देखेंगे तो इसका प्रचलन जो है आदिकाल से है। जब कोई संदेश हमें दूसरे तक पहुंचाना होता था तो कोई संदेश वाहक पहले उसको जाता था कहने के लिए। अगर किसी के घर में कोई घटना घट जाती थी तो वो किसी अपने संबंधी जो कि दूर होते थे वहां तक उस संवाद को पहुंचाने के लिए, उस खबर को पहुंचाने के लिए कोई एक माध्यम जाता था। माध्यम वहां पर उस समय कोई व्यक्ति ही होता था जो उस मैसेज को लेकर के जाता था और वहां तक पहुंचाता था। ठीक है, तो यह पुराना साधन था। फिर धीरे धीरे इसमें सुधार हुआ। तो अंग्रेजों के काल में डाक व्यवस्था की संकल्पना आई, कंसेप्ट आया। जब 1766 जब 1766 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव ने डाक व्यवस्था का शुभारंभ किया था बंगाल के क्षेत्र में। उस समय जब यहां पर अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों के बीच जो कम्युनिकेशन होता था, उस समय भी टेलीफोन वगैरह उपलब्ध नहीं था। तो उन्होंने भी संवाद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए एक विभाग बनाया, जिसको हम लोग आज भी डाक विभाग के नाम से जानते हैं। तो इसकी औपचारिक शुरुआत जो है 1766 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा की गई थी और 1774 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता में प्रथम डाकघर की स्थापना हुई। तो संचार के साधनों में हम लोग देख रहे हैं कि पहला जो कंसेप्ट आया है वह संवाद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए पहले किसी व्यक्ति का सहारा लिया गया। फिर डाक विभाग कंसेप्ट में आया। जब 1766 ईस्वी में डाक विभाग की स्थापना की गई थी सर्वप्रथम लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, और तत्पश्चात 1774 ईस्वी में प्रथम डाकघर खोला गया था कलकत्ता में। लेकिन आधुनिक रूप से जो डाक प्रणाली की शुरुआत हुई वह है 1 अक्टूबर 1854। जब भारत में डाक विभाग की स्थापना की, इसके लिए एक स्पेशल विभाग बना था। कब बनाया? 1 अक्टूबर 1854 ईस्वी। और तब से यह निरंतर प्रगति की ओर चलता हुआ एक मील का पत्थर साबित हुआ, संवाद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा। जब इस विभाग की स्थापना हुई तब हम लोगों ने, या उस समय के जो लोगों ने किसी भी संदेश को लिखित रूप में भेजना प्रारंभ किया। लेकिन यहां पर क्या है कि इस विशेष इस व्यवस्था की जो हम लोग कह सकते हैं वर्तमान समय से अगर यदि तुलना करते हैं तो इसमें बहुत समय लगता है। इसमें बहुत सारे माध्यम संचार हैं, जिसमें डाक, दूरदर्शन, आकाशवाणी, इसको रेडियो कह सकते हैं, समाचार पत्र, सिनेमा,
इत्यादि इत्यादि का योगदान देखा गया है या अभी भी है। लेकिन इन सारे माध्यमों में क्या है कि समय तुरंत नहीं हो पाता, ये काम तुरंत नहीं हो पाता है। तो इसका स्थान वर्तमान समय में जो तीव्रतम साधन है उन्होंने ले लिया। तो तीव्रतम साधन क्या है संचार का? अभी है इंटरनेट, मोबाइल, फैक्स, ईमेल इत्यादि इत्यादि जो साधन नए नए टेक्नोलॉजी आए हैं उन्होंने इन सब का स्थान ले लिया। इसमें क्या इन साधनों का इस्तेमाल हम लोग अभी वर्तमान समय में आधुनिक समय में कर रहे हैं, तो इसमें व्यक्ति का कोई मूवमेंट नहीं होता। बिना मूवमेंट किए, बिना एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए हम अपने संदेश को दूर देश तक पहुंचा सकते हैं क्षण भर में। जैसे हम लोग मोबाइल में क्या करते हैं, तुरंत कांटेक्ट कर लेते हैं, बात हो जाती है। व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज देते हैं, चैटिंग के माध्यम से एक दूसरे का हाल चाल पता कर लेते हैं, ईमेल के माध्यम से कुछ भी मैसेज को तुरंत ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये सारे जो नए नए साधन आते गए, तो ये पुराने साधन जो है वो अपने आप महत्वहीन होता गया। लेकिन ऐसा बात नहीं, बिल्कुल ये महत्वहीन हो गया। ये सुविधा हमारे लिए सिर्फ उन चीजों के लिए उपलब्ध जो हम लोग जिसको लिखित रूप में हम लोग व्यक्त करते थे, जिसको हम लोग लेटर के रूप में लिखते थे, लेटर बॉक्स में डालते थे, वो जाता था। तो सिर्फ उसी की सुविधा हम लोग फास्ट रूप में करते हैं, जिसमें इंटरनेट, ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि इत्यादि चीजों का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ ठोस वस्तु जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, यानी वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना, वो अभी भी डाक के द्वारा होता आ रहा है। इसको हम लोग कह सकते हैं पार्सल, पैकेट। जैसे कोई बुक हमें मंगाना हो कहीं दूसरे जगह से, तो हम उसको ऑर्डर करते हैं, तो हमारा बुक जो है पार्सल के रूप में डाक के द्वारा आ जाता है, उसमें समय लगता है। लेकिन ऐसे नहीं है कि उसकी महत्ता खत्म हो गई है। तो ये संचार के माध्यम जो है वह अर्थव्यवस्था को गति देते हैं। अभी पूरा देश क्या एक ग्लोबल मार्केट बन गया। हम घर बैठे कोई भी चीज की खरीदारी ऑनलाइन के माध्यम से कर लेते हैं। तो खरीदारी जब करते हैं, मार्केटिंग जब करते हैं, तो वह अर्थव्यवस्था को गति देता है, कंपनी को फायदा होता है, हम अपनी जरूरत को पूरा कर लेते हैं और सरकार को उससे जो टैक्स मिलता है, राजस्व मिलता है, उसके बदले उन राजस्वों का संग्रह करके सरकार हमारे ऊपर ही खर्च करती है, रोड बनाने में, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने में, चिकित्सा सुविधा बहाल करने में इत्यादि इत्यादि। तो कहने का मतलब है कि संचार सेवाओं का भी योगदान अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में उतना ही है जितना परिवहन के साधन का। हम किसी भी सामग्री के क्रय के लिए, परचेज के लिए ऑर्डर करते हैं, तो ऑर्डर करने में अभी क्या ऑनलाइन माध्यम उपलब्ध है, हम घर बैठे ऑर्डर कर लेते हैं। और इस तरह से बहुत सारी कंपनियों को, जो हम लोग कह सकते हैं ई कॉमर्स कंपनी है, जो इंटरनेट के माध्यम से अपना व्यापार चलाती है, उनको बहुत फायदा होता है। जैसे आपने सुना होगा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब, ये क्या है, ई कॉमर्स कंपनी है। तो ई कॉमर्स कंपनी क्या है, घर बैठे ऑर्डर लेती है और सामानों की वो डिलीवरी व्यक्तियों तक करती है। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था में इसका भी बहुत ही योगदान।
तो अर्थव्यवस्था को और गति देने के लिए जो है अब हम अगले बिंदु के रूप में जानेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब है वस्तुओं का आदान प्रदान, लेन देन, खरीद बिक्री, आयात निर्यात। तो हम लोग इसको स्थानीय स्तर पर भी करते हैं। तो ये स्थानीय स्तर पर जब इसको करते हैं तो ये कहलाता है स्थानीय व्यापार, आंतरिक व्यापार कर सकते हैं। मतलब हम अपने देश के अंदर किसी भी वस्तुओं को एक स्थान से खरीद करके दूसरे स्थान पर ले जाकर के बेचते हैं तो यह हमारा आंतरिक व्यापार कहलाता है। लेकिन जब हम इन्हीं वस्तुओं का किसी दूसरे देशों के साथ आयात एवं निर्यात करते हैं तो यह व्यापार जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार की श्रेणी में आ जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। और जिस देश का अंतरराष्ट्रीय व्यापार जितना अधिक होगा उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। यह सीधे रूप से अर्थव्यवस्था से जुड़ा होगा। ठीक है, अर्थात व्यापार का योगदान अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में है। अब इसमें थोड़ा सा एक टर्म आता है व्यापार संतुलन का। व्यापार संतुलन उस स्थिति को कहते हैं जब हम निर्यात ज्यादा करते हैं और आयात कम करते हैं। मतलब यह हुआ कि हम बेचते ज्यादा हैं, खरीदते कम हैं, तो दोनों का डिफरेंस जो हुआ वह हुआ क्या, मतलब है कि हमारे पास आमदनी ज्यादा होगी। जैसे अगर छोटे तौर पर एग्जांपल दें कि आज हमने 100 रुपया कमाया और 50 रुपया खर्च किया, तो इसका मतलब है कि 100 रुपया कमाने के बाद 50 रुपया खर्च किया, 50 रुपया मेरे पास बचा, वह हमारे पास एक पूंजी के रूप में। लेकिन अगर 100 रुपया कमाते हैं और 150 रुपया खर्च करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम माइनस में हैं, हमारे पास बचत नहीं होती। तो उसी तरह का संबंध यहाँ पर भी है व्यापार संतुलन से। और जिस देश का व्यापार संतुलन जितना अधिक होगा वह देश उतना ही आर्थिक रूप से मजबूत होगा। तो व्यापार संतुलन में हम लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि आयात कम निर्यात ज्यादा है, उसको हम लोग संतुलित व्यापार कह सकते हैं। और जब आयात ज्यादा निर्यात कम हो तो परिस्थिति ठीक इसके विपरीत हो जाती है, या उसको हम लोग कर सकते हैं असंतुलित व्यापार। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं का आदान प्रदान एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा में जब होने लगे तब यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार की श्रेणी में आ जाता है। विश्व के सभी देशों के साथ यह जो है होता है, या सभी देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अपनी सहभागिता निभाते हैं। अब यह जो है एक पैमाना है, आर्थिक बैरोमीटर है, आर्थिक विकास को मापने का आर्थिक सूचक कहलाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, तो भारत से अनेक वस्तुओं का व्यापार विदेशों से होता है। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि बहुत सारी वस्तुएं भारत जो है विदेशों को बेचती है और बहुत सारी वस्तुएं विदेशों से भारत में भी आयात है। लेकिन भारत के संदर्भ में यदि हम लोग कहें तो आयात ज्यादा और निर्यात कम होता है। ठीक है, तो आयात कम
हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि आयात कम निर्यात ज्यादा, लेकिन ऐसा भारत के संदर्भ में नहीं है, क्योंकि हमारी बहुत सारी जरूरतें हैं। अर्थात हम लोग यूँ कह सकते हैं कि भारत की जो सबसे बड़ी जो जरूरत है विदेशों से आयात करने वाली वस्तु वह है पेट्रोलियम पदार्थ। क्योंकि हमारे देश में जितनी पेट्रोलियम पदार्थों की मांग है उतनी हमारे देश में वह उपलब्ध नहीं है, और इस कारण से हमें अपनी अर्थव्यवस्था का जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर खर्च करना पड़ता है। इसलिए हमारा ये बैलेंस है वह संतुलित नहीं कर पाता है। तो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो भारत से निर्यात की जाती हैं? तो उसमें है कृषि से जुड़ी हुई वस्तुएं, अर्थात कृषि उत्पाद, खनिज, अयस्क, रत्न एवं आभूषण, कुछ केमिकल्स रसायन और कुछ इंजीनियरिंग वस्तुएं, ये जो है भारत से निर्यात की जाती है विभिन्न देशों को, जहां इसकी जरूरत है, जहां इसकी डिमांड है। और भारत में आयात होने वाली जो वस्तुएं हैं वह उनमें सबसे बड़ा पेट्रोलियम पदार्थों का हिस्सा है। तो आयातित होने वाली वस्तुओं में पेट्रोलियम उत्पाद या पेट्रोलियम पदार्थ, अकार्बनिक रसायन, बहुत सारे मशीनरी पार्ट्स, तकनीक इत्यादि इत्यादि चीजें जो हम आयात करते हैं। छपाई मशीन भी हम आयात होने वाली वस्तुओं में शामिल है। प्रिंटिंग मशीन, प्रत्येक वर्ष, अच्छा, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का योगदान भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में देखा जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा अगला जो इसका टॉपिक है वह है पर्यटन। पर्यटन एक व्यापार के रूप में, पर्यटन का मतलब है घूमना फिरना, और यह पर्यटन जो है वह भी अर्थव्यवस्था को गति देने में अपनी भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है? भारत में प्रत्येक वर्ष लाखों पर्यटक विदेशों से घूमने के लिए आते हैं, और जब वो घूमने के लिए भारत पे आते हैं तो वह भारत के विभिन्न क्षेत्रों जो पर्यटक स्थल है, चाहे वो मसूरी हो, गोवा हो, दार्जिलिंग हो, नैनीताल हो, देहरादून हो, जम्मू कश्मीर हो, इन क्षेत्रों में जाते हैं तो बहुत सारी वस्तुओं को वो खरीदते हैं, होटलों में रुकते हैं, परिवहन के साधनों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे यहाँ के बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। वो मतलब वो उस व्यवस्था से जुड़े हुए रहते हैं जहाँ बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। इन पर्यटन जैसे होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ये सब। तो पर्यटन भी एक भारत में आमदनी का, सरकार की आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया है। यदि इसको व्यापक रूप से बढ़ावा मिले तो हमारी अर्थव्यवस्था को और भी मजबूती मिल सकती है। एक अनुमान के मुताबिक आता है प्रत्येक वर्ष 26 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक भारत में आते हैं। 26 लाख, आज से करीबन ये 5-7 साल पहले का आंकड़ा है, किताब में दिया हुआ। तो अगर अभी हम लोग कह सकते हैं तो ये 30 लाख के आसपास होना चाहिए। इतने सारे पर्यटक प्रत्येक वर्ष आते हैं विदेशों से, विभिन्न विभिन्न देशों से भारत में आते हैं घूमने के लिए।
यहाँ के होटलों में रुकते हैं, खाना खाते हैं, घूमते हैं। तो इस तरह से यहाँ के बहुत सारे लोगों को इससे फायदा होता है, रोजगार मिलता है और उसकी रोजी रोटी पर्यटकों के यहाँ आने से चलती है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर करीबन 150 लाख अर्थात 1.5 करोड़ लोग इस पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, जिनको लाभ है। 1.5 करोड़ लोग भारत में राजस्थान, गोवा, जम्मू कश्मीर, दक्षिण भारत के मंदिरों वाले नगरों में काफी संख्या में पर्यटक प्रत्येक वर्ष घूमने के लिए विदेशों से आते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह चैप्टर जो है हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं या अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए जो है वह काफी सहयोग प्रदान करती है। और इसके जो विभिन्न बच्चों, इस तरह से हमारा यह चैप्टर जो है लगभग समाप्त हो जाता है, जिसमें हमने इस चैप्टर के अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, परिवहन के साधन, संचार के साधन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन, इन सारे बिंदुओं का हमने विस्तार से इसमें जिक्र किया है। अब मैं इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्व रखते हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। आप उन प्रश्नों को नोट करेंगे और उसका आंसर अपने से आप करने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है, सड़क परिवहन की 3 विशेषताओं को लिखें। तो सड़क परिवहन की विशेषताएं जब हमने बता रहे थे तो आपने सुना होगा, उन विशेषताओं में से यहाँ सिर्फ 3 का जिक्र करना है। दूसरा प्रश्न है कि सीमांत सड़कों का क्या महत्व है। सीमांत यानी बॉर्डर क्षेत्र में जो सड़कें बनती है उसका क्या इंपोर्टेंस है, क्यों उसको बनाना महत्व। सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का क्या महत्व है या क्यों बनाया जाता है, सामरिक दृष्टिकोण से यह कैसे महत्वपूर्ण है, इसका यहाँ पर जिक्र करना है। और तीसरा प्रश्न है कि व्यापार से आप क्या समझते हैं। स्थानीय एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार को स्पष्ट करें। व्यापार से आप क्या समझते हैं, स्थानीय एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करें। चौथा प्रश्न है, परिवहन तथा संचार के साधन। किसी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कैसे होती है। वर्णन करें। बस इन 4 प्रश्नों का आपको डिटेल्स में वस्तुनिष्ठ रूप में, लिखित रूप में इन प्रश्नों का उत्तर देना है और ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ यह चैप्टर समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।